अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीर अब्जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और दो बड़े इवेंट्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट जारी होने वाला है, दूसरी जानिब हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहाँ मौजूद हैं। और देखना यह है कि किस तरह से हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम के अंदर कोई बेहतरी सामने आती है, क्योंकि एक मैच उन्होंने विन किया, इसके बाद क्या सूरत हाल होती है। पाकिस्तान इंडिया का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं जहाँ पर एक ही दिन के बाद यानी तकरीबन 1-2 दिन के बाद जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज़ शुरू हो जाएंगी मुल्तान के अंदर इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान। और एक इंटरेस्ट का फैक्टर यकीनन हर तरफ मौजूद है। इसी के साथ अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो वहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया की T20 सीरीज़ भी जारी होने वाली है। तो इसी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नाजरीन, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, अगर हम बात करें अभी वुमेंस क्रिकेट टीम की, क्योंकि आप बहुत करीब से फॉलो करते हैं इस चीज़ को, और आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया था कि एग्जैक्टली टैलेंट निकलता कहाँ से है, और बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। अभी जिस तरह से मैच फातिमा की अगर हम बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उनकी कप्तानी के अंदर एक मैच हमने विन किया, मुश्किल मैच था श्रीलंका का। इंडिया कल एक मैच अपना हारे हैं। मतलब ये है कि एक थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती भी नज़र आ रही हैं। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है दोनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा वुमेंस टीम ने जो पहला मैच जीता है, आई थिंक सो कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान के पास एक चांस है, क्योंकि पूल इतना तगड़ा है कि हम ख्वाहिशात तो बहुत है कि पाकिस्तान की वुमेन टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन पहला मैच उन्होंने जीता। मुझे लग रहा था ये मैच बहुत फंस के होगा और वुमेन पाकिस्तान जो टीम है वो जीतेगी ये मैच, लेकिन वन साइडेडली पाकिस्तान ने जीता। ये बहुत अच्छी और बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान वुमेन टीम की। बट अगर मैं अगर मैं टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर आऊँ ना, तो टेक्निकल पॉइंट्स वन बाय वन डिसाइड करें ना हम कि पहले किस पे बात करनी है, तो हमें ओपनर्स पे बात करनी है। ओपनर्स के बाद फिर हमारा वन डाउन आता है। मुझे थोड़ा सा लगता है कि मोहम्मद वसीम को जो है वो वहाँ पर काम करना है अभी, क्योंकि ये वाला जो पूल है ना आपके पास, जो 15, 20, 25 लड़कियाँ आपके पास, इसके बाद पीछे कुछ नहीं है। आप इनको कितनी देर तक कैरी कर सकते हैं? यानी कि अगर फर्ज करें अगर निदा डार की बात कर ले, अगर निदा डार निकल जाती हैं बीच में से, फिर मैं फिर दूसरी बात करता हूँ, जो अपनी पहले ओपनर बैट्समैन थी सिद्रा अमीन। सिद्रा अमीन का जो स्टिल कंटिन्यू पिछले 10, 12, 15 मैचेस से अगर आप देखें तो एक ही प्रॉब्लम चला आ रहा है कि वो क्रॉस शॉट खेलती हैं। क्रॉस शॉट खेलती हैं, लेकिन उन्हें क्रॉस शॉट खेलना नहीं आता। अगर बॉल पीछे गिरेगा तो वो उसको क्रॉस शॉट या तो कट मार देंगी या पुल मार देंगी, पर जैसे आगे बॉल गिरता है तो अगले बॉल को फ्लिक नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम जब वो कोचिंग में थी, आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं मेरे पास, तो उनका यही प्रॉब्लम था, और बड़े से बड़े कोचेज उनका ये प्रॉब्लम नहीं हल कर पाए। शायद थोड़े अरसे के लिए मैंने उसकी कोचिंग की और मुझे समझ में आ गया था कि इनको और फीमेल्स को ऑन साइड पे खेलना बहुत मुश्किल होता है। वो ओपन करती रही हैं, तो मतलब एक ओपनर को इतना बड़ा एक इशू है, तो वो अभी तक किस तरह से हम कह सकते हैं कि वो सॉल्व नहीं हो पाया? और अगर सॉल्व नहीं हो पाया तो फिर वो क्यों रही इतना अर्सा? मेरा ख्याल है अगर आपने उससे परफॉर्मेंस लेनी है तो फिर आपको उसका नंबर नहीं चेंज करना चाहिए था। आपको उसका जो ओपनिंग नंबर था वो वही, बेसिकली सारी क्रिकेट तो उसने एज ए ओपनर खेली है। अगर आप उसका नंबर चेंज कर देंगे, आप उसको तीसरे चौथे पे ले जाएंगे, तो तीसरे चौथे पे परफॉर्म नहीं करेगी। देखिए उसने खेलना सर्कल के अंदर, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उठा के शॉट खेलती है, क्रॉस खेलती है, तो उसके लिए सर्कल जो है वो बेस्ट प्लेस है। अगर अब सर्कल खुल जाएगा तो वो एक तो मेंटली बाउंड हो जाएगी, क्योंकि उसने सिंगल डबल से रन ही करना, बड़े शॉट मारने हैं, और जब वो बड़े शॉट के लिए जाएगी तो बॉल जब पुराना होता है, जब स्पिनर आता है, तो फिर वहां पर सिद्रा अमीन जो है वो स्ट्रगल करती हैं और वो करती रहेंगी। मुझे लगता है अगर उसका नंबर चेंज नहीं किया तो उसकी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, और शायद वो क्रिकेट के अख्ताम के ऊपर है अपने। अगर उसने अपने नंबर के ऊपर बात ना की या उसको उसके नंबर के ऊपर ना खिला गया तो पाकिस्तान टीम को नुकसान तो इसका होगा। इमरान, फिर अब जो उनका प्रॉब्लम जो आपने हाईलाइट किया है, अगर वो स्टिल वैसा ही है तो फिर तो ओपनिंग पर तो हमारा बहुत वीक हो जाएगा अगर हम इसी सूरत हाल के साथ जाएंगे। देखिए सिद्रा अमीन ने जितनी अरसा ओपनिंग की है, पाकिस्तान टीम को अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला है। अब मैंने कुछ मैचेस से देखा है कि ओपनिंग स्टैंड नहीं। गुलफरोजा की अगर बात करें, टैलेंट बहुत अच्छा है। गुलफरोजा ऐसी बैटर हैं जिनको 3 या 4 पे खिलाया जा सकता है, क्योंकि वो पावर हिटिंग भी कर लेती हैं और उनका बल्ला थोड़ा सीधा है, वो अच्छा शॉट मार लेती है, सीधा उठा के भी खेल लेती है शॉट को। बट आपने उसको एडजस्ट करना है। ये मोहम्मद वसीम कब एडजस्ट करेंगे? आई होप कि उन्हें ये बात समझ आ गई हो। बड़ा टेक्निकली साउंड है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये नंबर चेंज नहीं हुआ ना तो शायद सिद्रा अमीन का भी टाइम बहुत थोड़ा रह गया। सिद्रा नवाज विकेट कीपर थी,
वो एज ए विकेट कीपर खेलती थी, विकेट कीपर आपके पास आ गई हैं, वो अच्छी बैटिंग भी करती हैं, लेकिन विकेट कीपिंग में मसला है कि पिछले मैच में आपने देखा होगा कैच छूटे हैं, तो अगर कैच छूटेंगे तो बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आप खेलने जाएंगे, इंडिया की बात हम करते हैं, तो इंडिया आपको मैच जीतने नहीं देगी। अच्छा, अगर वो जीत जाएंगी ना तो फिर हम ये कहेंगे अनएक्सपेक्टेड और एक सरप्राइज आपको मिला है। बट इंडिया को हराना, न्यूजीलैंड को हराना, ऑस्ट्रेलिया को हराना, पाकिस्तान अभी बहुत कहते हैं दिल्ली दूरस्थ। लेकिन आपको पता है कल के मैच के बाद मुझे ऐसा लगा कि इंडियन वुमेन टीम जो कि एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन कल वो चीज़ हमें नजर नहीं आई कहीं ना कहीं, जिस अप्रोच के साथ वो जाती हैं उनकी तरफ से। एक होता है कि आप अच्छा खेल कर हार गए, एक होता है कि आप गलतियां की हैं आपने, तो मतलब हो ये सकता है, अब आगे ही हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इन्हें कॉन्फिडेंस भी हासिल है, पाकिस्तान हमेशा से एक अंडर प्रेशर भी हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर तो वो उन्हीं मिस्टेक्स को दोहराती हैं तो फिर सूरत हाल डिफरेंट हो सकती है। देखिए इंडिया हारा किससे है? इंडिया न्यूजीलैंड से हारा है ना। हाँ, न्यूजीलैंड से हारा, तो न्यूजीलैंड की बहुत तगड़ी टीम है, और अगर मैचेस का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो न्यूजीलैंड ने हमेशा ज़्यादा मैचेस जीते हैं इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन मेरा नहीं ख्याल कि अभी बनता है। अभी आपको 5-4 साल कोई अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और आपको और टैलेंट लाना पड़ेगा, फिर जाके आप कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया के पास जाने का। अदरवाइज आपके पास अभी कोई चांसेस नहीं है। अभी आपको स्कूल और कॉलेज के ऊपर क्रिकेट ज़्यादा करवानी। इंटर यूनिवर्सिटी आ रही है, देखते हैं इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा टैलेंट। 29 टीमें हैं, 29 यूनिवर्सिटीज़ खेलेंगी जो अभी इंटर यूनिवर्सिटी आना है, तो मैं देखूंगा कि उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या 11 ऐसी लड़कियां हैं जो खेलने के काबिल हैं। मुझे नहीं लगता कि 11 लड़कियां खेलने के काबिल होंगी, बस आपने खाना पूरी करनी है। पर टीमें ज़्यादा करने से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी क्रिकेट करवाएं। वुमेन्स की पीएसएल हो, कुछ मतलब पता चले हमें, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कुछ हमारे पास भी टैलेंट निकले। पीएसएल फोकस, आपको पता है कि पैसा बहुत लगता है, आपको फॉरेनर क्रिकेटर्स को बुलाना पड़ेगा, तो क्या आपकी अपनी पीएसएल जो लड़कों वाली है वो डामाडोल है, वो तो आईपीएल की वजह से, वो तो आईपीएल की वजह से है ना। तो फोकस उधर है ना, आप बहुत ज्यादा जगहों पर टांगे फंसा रहे हैं। काम नीचे करने वाला है आपको स्कूल कॉलेज पे काम करने वाला है, आपको अभी पीएसएल पे नहीं काम करना। अगर पीएसएल पे करेंगे ना काम, तो आप इतने एक्सपोज होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि यार अच्छा आप अभी 15 लड़कियां पूरी करनी मुश्किल हो गई हैं। अगर आपने 5 टीमें रख ली तो 75 लड़कियां कहाँ से लेके आएंगे? और फिर मैचेस टीवी पर आने हैं, फिर आप और मैं बैठ के यहाँ पे मीम्स डिस्कस कर रहे होंगे कि यार ये देखो किस तरह की लड़की खिला दी हैं। आधी लड़कियां भाग नहीं पाती, आधी लड़कियों को बॉलिंग नहीं करनी आती, को फील्डिंग नहीं कर सकती, तो इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो पीसीबी वाले बड़े समझदार हैं, वो अपने आप को एक्सपोज इतनी जल्दी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इमरान, अगर हम बात करें इसके बाद फौरी हमारा जो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जहां पर जाता है वो हमारा इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच है। पिच के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हमारी होम ग्राउंड्स हैं, लेकिन हम फिर भी पिच के बारे में 100% श्योर नहीं होते हैं। 100% श्योरिटी तो डेफिनेटली जब तक आप खेलते नहीं आपको अंदाजा नहीं होता, मगर पिचेस तो हमने ही बनाई है ना, फिर भी हमें उसके ऊपर कंफ्यूजन होती है। स्क्वाड हम अपना मुकम्मल अनाउंस नहीं कर पाए हैं कि हम दोनों दिन का अनाउंस कर दे रहे। चलें अगर आपने तीसरे का नहीं भी करना था तो आप दोनों दिन का स्क्वाड तो 15 लोगों का अनाउंस करते, वो भी हम नहीं कर पाए हैं। तो पिच एग्जैक्टली, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा महारत है पिच के ऊपर हमेशा से, तो पिच क्या कहती है मुल्तान की? देखिए मुल्तान की पिच के ऊपर से जब कवर हटे हैं ना, तो वो भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पिच को देखें। अमूमन ऐसा होता है कि मैच से एक दिन पहले या मैच वाले दिन ही टीम को पिच दिखाई जाती है जो ओपोनेंट टीम होती है, क्योंकि उसी वक्त एक दिन पहले दिखाते हैं कि आप देख लें पिच कैसा है, और फिर वो भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पिच उठाई है तो पिच के ऊपर ग्रास है। दोनों पिचेस जिस पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किस पर मैच होगा, उन दोनों पिचेस के ऊपर ग्रास है। तो आई थिंक सो कि आज या कल उस पे से ग्रास जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब ग्रास रिमूव होगा, कितना ग्रास उस पर रखते हैं, कितना छोड़ते हैं, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। जिस तरह आपने पिंडी में देखा कि ग्रास छोड़ा गया हल्का सा, लेकिन उसका फायदा कौन ले गया? बांग्लादेश ले गया। अच्छा खेले थे, ये भी एक फैक्टर है। बॉलिंग अच्छी की ना, उन्होंने जान से बॉलिंग की। अगर अब ग्रास पाकिस्तान फिर से ग्रास रखने की ख्वाहिश रखता है कोच कि यार इस पे ग्रास छोड़े, तो इंग्लैंड की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग भी तगड़ी है। तो आपने ये सोचना है कि वो डिसिप्लिन फास्ट बॉलिंग करते हैं, वो आपकी तरह फास्ट बॉलिंग नहीं करते हैं कि 4 गेंद आगे और 4 पीछे, और कोई प्लान नहीं है बैट्समैन को पैक करके खिलाना है, फील्डिंग को कहाँ रख के बॉलिंग करनी है, ये कोई क्योंकि हमेशा से हम कहते हैं कि जो कोचेस का प्लान होता है ना, हमारी टीम उसको अंदर जाके जो है वो मानती नहीं, उस तरह से उसके ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। सो ये वो डिसिप्लिन है जो पाकिस्तान टीम को लाना है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था उनके कैप्टन की, गालिबन नहीं सॉरी उनके ओपनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि
पाकिस्तान जो टीम है वो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बड़े पुरुमीद हैं। लेकिन दूसरी तरफ नासिर हुसैन की अगर मैं बात करूँ, जो इंग्लैंड टीम के साबिक कैप्टन है, वो बड़ी पुरुमीद है अपनी टीम से। लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इंग्लैंड अगर ये समझे कि पाकिस्तान को इतनी आसानी से हम हरा देंगे तो ये बेवकूफ़ी है। लेकिन नासिर हुसैन साहब शुरू हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। पाकिस्तान जब अपने मुश्किल हालात के आगाज़ में था, उस वक्त भी नासिर हुसैन साहब की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आती थी जिसको सुनकर थोड़ी तसल्ली होती थी कि नहीं, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। मेरा ख्याल है हमें इतनी तसल्लियों की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई ये मत कहे कि हम बहुत तगड़े हैं, हमें सिर्फ तनकीद वाले लोग इस वक्त चाहिए। देखिए, हमने बहुत सपोर्ट कर लिया, अब हमें हमारी टीम को खिंचाई की ज़रूरत है। अब हमें सख्ती से कहना, बच्चा जब नहीं पढ़ता ना, हम बहुत प्यार से पढ़ाते हैं कि चल पढ़ जाएगा, लेकिन आपने मदारिस में देखा होगा मौलवी कैसा फेंटा लगाते हैं बच्चों को, वो कुरान हिफ्स कर जाता है 30 पारे, फिर हम कहते हैं कि नहीं यार वो उस्ताद बड़ा जालिम होता है, लेकिन वो मंजिलें भी पूरी याद कर लेते हैं। जो स्ट्रिक्ट आपका प्रोफेसर होता है या टीचर होता है, वो हमेशा रिजल्ट्स लेकर वो आता है, आपको ट्रैक पे ले आता है ना। लेकिन अभी कल अगर हम बात करें, तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि बाबर आजम का नाम लेकर तो आपकी जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है, तो बाबर के बगैर तो आपका मतलब यूट्यूब नहीं चल सकता या आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चल सकता, तो बाबर की यानी ये वर्थ है। तो बाबर की ऑलरेडी अगर इतनी सपोर्ट है कि उनके मुतालिक या उनके खिलाफ बात करके अगर आप इतना आगे जा सकते हैं, तो फिर बाबर आजम को और कितनी सपोर्ट चाहिए? मेरा ख्याल है आपने उनको सही जवाब दिया था कि बाबर के खिलाफ जो बोलते हैं ना, उनका यूट्यूब इतना नहीं चलता, उनके हक में बोलने वालों का ज़्यादा चलता है। हाँ। आई थिंक आपने यही उनको जवाब दिया था। तो मेरा ख्याल है कि तनवीर अहमद साहब का जो तस्जीह का स्टाइल है ना, वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। वो इसलिए गुस्से में बोलते हैं कि उन्हें भी उनके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई हैं। मैं तनवीर को और अहमद शहजाद को क्यों इतना रेट करता हूँ ज़्यादा, और उनको क्यों, लेकिन दोनों का डिस्कशन का जो जॉनरा है वो तो डिफरेंट है। नहीं, अहमद शहजाद तो बिल्कुल मतलब एक तरह से दोनों फैक्चुअल होते हैं, लेकिन अगर बाबर की स्पेसिफिकली बात आती है, जो मैंने कल तनवीर साहब को सुना है, वो तो बाबर को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट करते हैं। अहमद शहजाद तो उस तरह से सपोर्ट भी नहीं करता है। बाबर को सपोर्ट करने की अगर बात करें तो तनवीर साहब के बहुत सारे ऐसे व्लॉग आप उठा के देखेंगे जिसमें उन्होंने ठीक ठाक बाबर की हुई है कि तुम्हें सीधा शॉट ही मारना आता है, तुम्हें ड्राइव मारना आता है। मैंने सुने हैं उनकी सारी बातें, बट आपको टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, अपनी बात स्टांस पे पक्के रहना चाहिए। तो इन दोनों की मैं इसलिए बात कर रहा था टेक्निकली, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान टीम के अंदर रहे हैं, सेटअप को जानते हैं, ये अंदर से खबरें निकालते हैं, इनको खबरें आती हैं। हम क्यों अहमद शहजाद ने कह दिया था कि बाबर कप्तान नहीं होगा, तो आप सब कह रहे थे ये कैसे हो सकता, तो मैंने कहा 90% उनकी बातें ठीक है। मैंने कहा क्यों ठीक है, मैंने कहा वो सेटअप से आए हैं, वो सेटअप से, और लोग उनको खबरें देते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि हम अगर कल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की भी बात हो रही थी, थोड़ी नेगेटिव बात कर रहे थे तनवीर, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप भी क्योंकि आप टीवी पे बोलते हैं तो हम आपके खिलाफ भी बात कर सकते हैं। देखिए, जब आप स्पोर्ट्स से वाबस्ता होते हैं, क्रिकेट के साथ आप रहते हैं, क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत सारे चीज़ों के लोग हामी भी होते हैं और बहुत सारे, अब मोहसिन नकवी साहब हैं, आपको क्या लगता है कि 100% बोर्ड के लोग उनके हक में नहीं, उनके खिलाफ भी लोग होंगे, पसंद नापसंद तो हिस्सा है ना, वो आपको खबरें देंगे। क्रिकेट बोर्ड के लोग खबरें देते हैं, बहुत सारे प्लेयर खबरें देते हैं। आपके माजी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिन पे इल्ज़ाम लगा, इमाम पे बात हुई कि वो खबरें लीक करते हैं, अहमद शहजाद पे बात हुई माजी में ये खबरें लीक करते हैं। अब वकार यूनुस साहब बहुत गुस्सा थे कि यार ये जो असल लड़ाई थी वो यही थी कि अंदर की बातें बाहर कैसे जाती हैं, और ये डिसिप्लिन पे जब बात आती है तो फिर बहुत सारे कोचेस लिखते हैं इनके खिलाफ, और फिर ये बातें लिखी भी गई। तो मेरा ख्याल है कि तनवीर अहमद साहब वाली बात बाबर के हवाले से किसी हद तक कही जा सकती है ठीक, लेकिन जो वो पॉइंट ऑफ व्यू अपनाते हैं कि पॉजिटिव बोलने पे लोगों को मिलता है, नेगेटिव बोलने पे लोगों को ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव बोलेंगे ना, बाबर के हक में अगर बोलेंगे तो ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो आप हक और खिलाफ बात मुझे नहीं लगता है करनी चाहिए, आपको मेरिट पे बात करनी चाहिए, मेरिट पे बात कि आप अगर बाबर ठीक कर रहा है तो उसकी तारीफ करें, अगर ठीक नहीं कर रहा तो भाई उसके बताओ, पॉइंट आउट करें। देखिए, पसंद नापसंद, बायसनेस अनबायसनेस, सब कुछ जो है ना वो वाज़िया हो जाता है। स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ढकी छुपी जो बॉडी लैंग्वेज है वो लोगों को समझ आ रही होती है। आप कभी भी, आपके दिल में कुछ है लेकिन आप उसको शो पोर्ट्रे कुछ और कर रहे हैं ना, वो भी नजर आ जाता है। आपका व्यूअर बड़ा क्वालिफाइड है, वो कोई मैं एक बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं वो, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यूट्यूब की,
तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करते हैं इंडिया की क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। देखो ये मार्केट है, आपको मार्केट के साथ चलना पड़ता है। सोशल मीडिया की सेंस जिस बंदे को है ना, वो वहीं पर व्यूअर को लेके जाता है जो वो सुनना चाहता है। अगर क्यों बात करते हैं लोग इंडिया की, यार लोग ज़्यादा सुने, फिर उसमें कुछ अपनी क्रिकेट की बात हो जाती है। हमारी क्रिकेट में जब परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी ना, और पाकिस्तान और इंडिया के जब मैच होंगे, तो आप देखिएगा कि यूट्यूबर्स की चांदी हो जाएगी, डिजिटल मीडिया वालों को इतने पैसे आ जाएंगे वो संभाले नहीं जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो नहीं रहे। हाँ, हम छोटी छोटी चीज़ें पकड़ रहे हैं कि आज किसी क्रिकेटर ने पाकिस्तान के लिए बात की, पाकिस्तान क्रिकेटर ने इंडिया के क्रिकेटर के लिए बात की, तो अगर वो वैल्यू रखती है तो मेरे बाप ये सोचें जब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे तो क्या मंजर होंगे। बायलैटरल सीरीज मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ये चांदी होना ना होना ये आपकी किस्मत की बात होती है। अब बात ये है कि प्रोग्रेसिव अप्रोच कहाँ पर है। मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आपका यूट्यूब चल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म चल रहा है, नहीं चल रहा, दैट इज समथिंग टोटली एल्स। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोग्रेसिव अप्रोच के आप जिस मौजू पर बात कर रहे हैं कि आपके पास वो चीज़ है आपके कंट्री में, क्रिकेट ही नहीं है जब, तो फिर ये जितने भी लोग ओहदों पर बैठे हैं ये किस बुनियाद पर बैठेंगे। हम तो बात ये कर रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो, हमारे मुल्क में जो लोग जिस तरह से पहले खेलते थे टीम के अंदर, मैंने कल एक स्टोरी देखी है जिसके अंदर हमारी टीम जो है वो घुल मिलकर खेलती थी, वो एक थी। यही बाबर, यही शाहीन, ये एक मतलब आउट करते थे तो ये आपस में एक दूसरे को गले मिलते थे। वो मोहब्बत का आलम, वो एक जेलिन द टीम विच वॉज एक्चुअली अ टीम, वो मिसिंग है आज हमारे अंदर। तो इस बात की जो तकलीफ है इस पर बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सिफारिशी कल्चर इतना आम हो गया है, क्यों ऐसी अप्रोच इतनी आम हो गई है कि आज हम एक नई टीम बनाने का सोचते हैं तो फिर हम डर जाते हैं कि नहीं हमें इन्हीं खिलाड़ियों को आगे लेकर जाना है, जबकि उनके अंदर इत्तेहाद नहीं है। आज मैं आपको इस पर हल बताता हूँ। देखें, हम बहुत तनकीद करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बातें करते हैं कि लोग समझते हैं कि शायद हम तनकीद करने के लिए बैठे हैं। अगर आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान के प्लेयर मिल जाएं, आपस में बैठ जाएं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन को और क्रिकेट बोर्ड के जो स्टैब्लिशमेंट है उसको एक पेज पे आना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने वाला चेयरमैन अपनी मर्जी के फैसले करेगा और वो लॉजिकली इतना तगड़ा नहीं होगा, तो फिर उसको डी ट्रैक करने के लिए क्रिकेट बोर्ड के अंदर से बहुत सारे लोग खड़े होंगे। एक साइड पे क्रिकेट बोर्ड के अंदर से लोग खड़े होते हैं, दूसरी तरफ खड़े होते हैं वो क्रिकेटर्स जो इस इंतज़ार में होते हैं कि उनकी मनपसंद चेयरमैन आए और वो फ़ौरन उसको जाके कैप्चर कर लें। पाकिस्तान के अंदर ऐसा जब तक होता रहेगा आपकी क्रिकेट ठीक नहीं होगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए, मैं अगर ज़ाती तौर पे अगर तज़किया दूँ तो मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए। क्यों कि जब आप अपनी जॉब को टाइम नहीं दे सकते ना, तो फिर आप इस मुल्क के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। आपने खुला छोड़ दिया है उन लोगों को जो पहले ही इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि मुझे ये ओहदा मिल जाए, मुझे मेरा ये लड़का खेल जाए, जो आप बात करिए लाइकिंग और डिसलाइकिंग का। चेयरमैन वो होना चाहिए जिसको दिन और रात, देखिए दिन और रात स्टेडियम बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, वो आपके नाम पे लिखी जाएगी तख्ती के ये स्टेडियम मोहसिन नकवी साहब ने बनाया और वज़ीर आज़म ने आकर इसका इफ्तिताह किया, वो ताहयात लगा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसा चेयरमैन आए जो कि पूरा वक्त है क्रिकेट को, ताकि क्रिकेटर एक हो। देखिए घर का बड़ा जब सर पर होता है ना, तो फिर बच्चे ना शरारतें नहीं करते हैं। लेकिन जब बच्चों की नीयतें गलत हों तो फिर बड़ा भी क्या कर सकता है। देखिए जो बच्चा गलत करता है ना उसको घर से निकाल दें, आसान हल है ना। आपको लगता है मैं फिर ये स्टारिज्म से निकल जाऊंगा, मैं कहूँगा ठीक है यार, शाहीन, बाबर, रिजवान, जितने भी लोग हैं, अगर इनकी वजह से घर ख़राब हो रहा है ना, तो थोड़ी देर के लिए इनको साइड पे कर दें और वो लड़कों को लेके आए जो कि डोमेस्टिक में और जूनियर में परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए आप 2 साल, अब कितने अरसे से बहुत, मैं आपको 5-6 लड़कों की मिसाल दे देता हूँ जो बहुत अरसे से खेलने में परफॉर्म नहीं कर रहे। बाबर से स्टार्ट कर लेता हूँ, और मैं टीम के अंदर इतने लड़कों, शादाब को जानता हूँ जो कि आज भी सेटअप का हिस्सा है। 5-6 लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप खिलाई जा रहे हैं यार। उसने उस वक्त बहुत परफॉर्म किया था। उस्मान कादिर आपके पास है, वो वैसे ही दिल बर्दाश्त होकर रिजाइन दे गए, वो चले गए ना। अब आप जब तक जूनियर्स को और जो शाहीन्स के लड़के इनको नहीं खिलाएंगे, आप इनको 3-4 साल खिला के देख ले, मैं गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी।
तो क्यों हम मौका नहीं दे रहे हैं यंगस्टर्स को? अभी आप देखें, अभी खबर जो है वो इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि बेन स्टोक्स जो है वो नहीं खेल रहे हैं इंडिया की जानिब से, ठीक है। बेन स्टोक्स एक ऐसा प्लेयर है जो आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया के अंदर, जो अगर हो तो शायद पाकिस्तान की टीम को सोचना पड़े कि यार बेन स्टोक्स है तो सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये है कि बेन स्टोक्स के अलावा अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो उनके अलावा एक पूरा पूल है जो खतरनाक तरीके से वहां पर खड़ा है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स क्यों नहीं है? क्यों दुनिया भर जो है वो हमारी गलतियों को जान चुकी है और हम उन गलतियों को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए आज तक? देखिए मेरे, अगर बेन स्टोक नहीं खेल रहा ना तो उसके पीछे जो बंदा खड़ा होगा ना, बेन स्टोक की कमी को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएगा। वो बेन स्टोक को नहीं देख रहा, वो देख रहा ये इंग्लैंड टीम का प्लेयर है तो मैं एज ए इंग्लैंड प्लेयर खेलूंगा। दे आर रिप्रेजेंटिंग इंग्लैंड एक्चुअली। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बाबर बाहर होता है तो नीचे वाला आके कहता है यार मैं इतना परफॉर्म कर जाऊं कि बाबर की जगह ही ना बने। हमेशा हम परफॉर्म करते हैं अगले को बाहर निकालने के लिए, हम इसलिए परफॉर्म नहीं करते कि हमारी टीम जीते। हमारी टीम जो अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते हैं लड़के। मिसाल देता हूँ, आपने मुझे बांग्लादेश सीरीज से पहले पूछा कि इमाम टीम में होंगे, मैंने कहा इमाम होंगे या फिर साइम अयूब होंगे। जो लड़का 50, 60, 70 करता है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कल्चर में रहता है और यही वो वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट पीछे जा रही है। आप मिसाल लेते हैं इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, वहां 50-60 करने वाला टीम में नहीं होता। वहां कौन टीम में होता है? जो मैच जितवाता है, मुश्किल सिचुएशन में 100 करता है, मुश्किल सिचुएशन के अंदर वो आउट करता है। यही उठा के देख लें आपने, अभी इंडिया का जो मैच खत्म हुआ है 3 दिन में, जो 2.5 दिन में खत्म हुआ है, और बहुत ये तारीख रकम कर दी उन्होंने कि भाई क्रिकेट जीतनी किस तरह है, किस तरह से क्रिकेट को हमने खेलना है। लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाया उन्होंने। हम हमेशा कहते थे कि यार वो एक वक्त था कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो हम देखते थे कि फास्ट बॉलर्स नहीं है। ये जो काम इंडिया ने किया ना, ये एक वक्त में पाकिस्तान की टीम किया करती थी कि 2.5 दिन में फास्ट बॉलर जो आउट करके 2 दफा आउट करके टीम को फारिग कर देते और फॉलो ऑन करवा के मैच, एक इनिंग से हमने मैच देखे हैं। लेकिन इमरान, एक चीज हमारी मिसिंग रही है, मतलब अगर हम देखें ना, अभी इंडिया मैच इसलिए जीता है क्योंकि उनकी बैटिंग भी अच्छी थी, उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, उनकी फील्डिंग भी अच्छी थी। बल्कि एक टर्म चल रही है कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल, जायसवाल ने जिस तरह से बेसबॉल खेली है। लेकिन पाकिस्तान में हमारा एक लूप होल ये रहा है कि अगर फॉर इंस्टेंस हम फास्ट बॉलिंग में बहुत अच्छे हैं तो हम स्पिन में उतने अच्छे नहीं होंगे। अगर हमारी बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रांग है, हम बैटिंग में मार खा जाएंगे। बैटिंग स्ट्रांग है तो हमारी बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। दोनों चीजें ठीक है तो फील्डिंग में मार खा जाएंगे। एक वक्त ऐसा था कि हम ना सिर्फ एक चीज लैक करते थे और वो थी फील्डिंग, जिसका आपने सबसे बाद में नाम लिया। सबसे पहले हमारी खामी जो होती थी फील्डिंग होती थी कि हमारी टीम फील्डिंग से मैच हार। लेकिन वो आज भी है, वो आज है ना, हमने उसके साथ साथ बढ़ा ली हैं, खामियां बढ़ा ली हैं। हाँ, आपने कहा कि फास्ट बॉलिंग ठीक होती थी तो स्पिन हल्की होती थी, दोनों शोबे अच्छे होते थे तो बैटिंग जो है वो नाकाम हो जाती थी। माजरत के साथ आज क्रिकेट टीम का ये हाल है, ना आपकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, ना आपकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, ना आपकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, ना आपकी फील्डिंग अच्छी है। पांचवा जो पंजा लगाते हैं ना आपकी कप्तानी अच्छी है। जब आपका कुछ भी अच्छा नहीं है तो फिर कोई भी ये दावा कर सकता है पाकिस्तान के साथ मैच हो, जीतने का मसला ही कोई नहीं है। बांग्लादेश जब आपको आपकी होम ग्राउंड्स में हरा गया और वहां पर उनका क्या हाल हुआ है इंडिया में, कसम से मैं ये सोच भी नहीं सकता था, बल्कि कोई बंदा ये सोच नहीं सकता था नहीं, कि पाकिस्तान... आपने बोला था दुआ करें बारिश हो जाए, पाकिस्तान व्हाइट वॉश होने से बच जाए, और हमारी बहस हुई थी इसके ऊपर। मैं अपने व्यूअर्स को एक बात हाईलाइट करना चाहूंगी कि मैंने, इमरान साहब और मैं, हम लोग ऑफ कैमरा मौजूद थे शो से पहले, और इन्होंने मुझे ये कहा कि दुआ करें बारिश हो जाए, पाकिस्तान व्हाइट वॉश होने से बच जाएगा। मैं इनके साथ बाकायदा बहस हो गई। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इतनी भी बात नहीं है कि अब पाकिस्तान, आपको लगता है कि मतलब दूसरा मैच भी पाकिस्तान हार जाएगा? तो इन्होंने बोला कि ऐसा ही होगा। अब हमें ये था कि मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जब वो चीज सामने आई थी तो मतलब हैरान कुन सूरत हाल थी कि हमने क्या कर दिया। लेकिन दिल से ये था कि कुछ कर जाएंगे। अच्छा, आज आपको एक और चीज बता दूं कि इस सीरीज के अंदर देखिए बाबर ने 8 टेस्ट खेले, एक भी 50 नहीं है। आई थिंक यही स्टैट्स हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद इस सीरीज के अंदर कुछ अलग होने जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा, कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। कम से कम कुछ डिफरेंट ये होगा कि आपके 2-3 प्लेयर जो हैं वो स्टारिज्म में आएंगे। आपको नहीं लगता ना, आप नाउम्मीद हैं? मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि क्योंकि क्रिकेट जब मैं खेलता था ना तो 10 मैचेस के बाद ना एक मैच में 100 हो जाता था। नहीं, वो 100 हो सकता है, लेकिन और एक मैच बाबर मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, अभी मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है पहला टेस्ट मैच बहुत कम चांसेस है कि पाकिस्तान विन करेगा। आपको लगता है पहला टेस्ट मैच बहुत कम चांसेस है? मुझे लगता है कि पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के हक में होगा, उसके बाद
इंग्लैंड जो है वो सेटल हो जाएगा। इंग्लैंड को जो है वो वेदर कंडीशंस और बाकी कंडीशंस भी समझ में आ जाएंगी। इंग्लैंड को अभी नहीं आ रही है, आपको थोड़ा डाउट मुझे ये लग रहा है कि उन्हें पिच देखने में और समझने में मुश्किलात आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा मसला है पाकिस्तान टीम के साथ। अब देखें, अब मुझे अगर टीम की स्ट्रेंथ की बात करें, मुझे थोड़ी सी जैलिन लग रही है टीम। अगर आपने प्रैक्टिस करते हुए कुछ सेशन देखे आपने? मैंने सेशन प्रैक्टिस करते हुए देखे हैं, लेकिन मैं अभी प्लेइंग 11 बताना चाह रही हूँ इंग्लैंड की, उन्होंने अनाउंस कर दिया। और हम देखिएगा मैच से कुछ घंटे पहले अपनी प्लेइंग 11 बताएंगे, हमारी कंफर्म ही नहीं होनी है। अच्छा खैर, क्रॉली हैं, बेन डकेट हैं, ओली पॉप हैं, जो रूट हैं, हैरी ब्रुक हैं, जेमी स्मिथ हैं, क्रिस वोक्स हैं, उसके बाद ब्रेडन केयर्स, जैक लीच, शुएब बशीर। आप देखें इस प्लेइंग 11 के खिलाफ जहाँ पर जो रूट हैं, हैरी ब्रुक की अभी फॉर्म वो नहीं है जो उनकी होती है, लेकिन हैरी ब्रुक मैं कहती हूँ, आपको गारंटी करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर चल जाना है। यहाँ पर हैरी ब्रुक से अभी इनके अंदर इनके मार्कवुड नहीं है, इनके बेन स्टोक्स नहीं है, अभी यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं। रिटायर हो गए, अगर जिमी एंडरसन तो चले, अगर रिटायर ना होते ना तो शायद यहाँ पर तब भी मुश्किलात हो जाती। रेस्क्यू करना पड़ना था हमारे प्लेयर्स को, जो हाल वहाँ पर होना था, समझ नहीं आनी थी बॉल कहाँ से कहाँ गुजर रहा है। लेकिन पाकिस्तान टीम भी मेरा ख्याल आज अनाउंस हो जाएगी, आपको थोड़ी देर बाद अगले प्रोग्राम में वो भी वो तो अनाउंसमेंट करेंगी। वो वेट कर रहे थे कि ये टीम कौन सी अनाउंस करते हैं, तो फिर हमने क्या करना, तो हमेशा हम इंतजार करते हैं कि सामने वाला क्या करता है। लेकिन देखिए ये दिलेरी है, मैं कहूँगा ये ब्रेवनेस है। अच्छा, अंदाजन प्लेइंग 11 हमारी क्या होगी? सबसे पहले जनाब हमारे कप्तान का पहले नाम ले लो, उसको निकाल दीजिए, शान मसूद। अच्छा नहीं, हम वो ओपनिंग अच्छा, मैं माजूद के साथ आपको बता दूं, अगर शान मसूद कैप्टन ना होना, उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, ऑनेस्टली नहीं बनती है। और वनडे में भी ये होने लगा। अब्दुल्ला शफीक, साउथ शकील, बाबर, शान मसूद, रिजवान, फास्ट बॉलर सलमान अली आगा, नुमान। चांसेस हैं शायद नुमान और अबरार दोनों होंगे या सिर्फ नुमान होंगे? नहीं, अबरार को नहीं खिलाएंगे, नुमान खिला लेंगे। नुमान होंगे, मोहम्मद अली है नहीं, मोहम्मद अली की जगह हुरैरा को हम खिलाएंगे? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि पहला टेस्ट खिलाएंगे। पहले टेस्ट में ना पाकिस्तान टीम कोच और कप्तान रिस्क नहीं लेंगे, वो अपनी मेन टीम के साथ आएंगे। नए लड़कों को चांस अभी निश्ता, मुझे नहीं लगता कि वो ये कोई ऐसा फैसला करें, लेकिन ये फैसले करने चाहिए। मेरे नए लड़कों को बड़े मैचेस में ही आजमाना चाहिए। और आपको याद है सचिन, जितने भी यूसुफ की बात कर ले, जावेद मियाँदाद की बात कर ले, इन सब को ना बड़े मैचेस में मौका दिया। विराट कोहली को बड़े मैच में मौका दिया गया, 100 कर लिया। इंतजार देखिए, अगर आपको अपना स्टार चाहिए ना फ्यूचर का, तो आपको बड़े मैच में मौका देना चाहिए। फिर उसके बाद शाहीन है, आपको लगता है जमाल को खिलाएंगे? आमिर जमाल खेलेंगे और शाहीन खेलेंगे, नसीम खेलेंगे, ये 3 फास्ट बॉलर आपके पास होंगे। आपको लगता है कि 2 स्पिनर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम 2 स्पिनर के साथ जाएगी, 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएगी। उन 3 फास्ट बॉलर में एक ऑलराउंडर होगा, 5 आपके बैट्समैन होंगे, एक आपका विकेट कीपर होगा। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं अपने 15 लोगों के स्क्वाड की, इसमें से अब आप मुझे बताइएगा कि कौन नहीं खेलेगा? सरफराज अहमद नहीं होंगे? सरफराज तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद साइम अयूब का तो हमने नाम लिया ही नहीं है। साइम अयूब वो आपके छठे बैट्समैन है, बिल्कुल मुझे लगता है। यानी हमारा ओपनिंग प्लेयर इस बार जो है वो आप समझ लें वही होगा, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, साउथ शकील, शान मसूद। आप अगर आप अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब को डालते हैं, आप हुरैरा को भी डाल रही हैं बीच में, हुरैरा को फिर एक बंदे को किसको बाहर करते हैं हम टीम में से? हुरैरा को मुझे भी लग रहा है कि शायद मुश्किल चांसेस लग रहे हैं। मुझे वही तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है। अबरार भी नहीं होगा इसमें, हुरैरा भी नहीं होगा इसके अंदर। पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद साइम, लेकिन साइम ने जिस तरह सेंचुरी किया, साइम मस्ट होंगे। साइम तो होंगे टीम के अंदर, मुझे लग रहा है साइम होंगे। साइम है, शान मसूद हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम हैं, सलमान अली आगा हैं, उसके बाद आपके रिजवान विकेट कीपर हैं, उसके बाद आपके नुमान अली हैं, नुमान अली के बाद शाहीन है, नसीम शाह हैं। इसका मतलब हम मीर हमजा को भी चांस नहीं दे रहे हैं। देखिए, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप विकेट क्या है आपके पास, पिच कैसा है, पिच। अच्छा, मीर हमजा टीम में होंगे, मैं आपको बता दूं, मीर हमजा को बाहर नहीं करेंगे। यानी ये 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ जाएंगे। 4 फास्ट, जो जमाल है ना, आमिर जमाल, उनको एज ए ऑलराउंडर वो टीम में ले रहे हैं, तो फिर स्पिनर 1 होगा, क्योंकि फिर स्पिनर कौन कौन होगा? साइम अयूब स्पिनर है, तो फिर इसका मतलब सलमान अली आगा नहीं होगा? होगा ना। देखिए, 2 एज ए स्पिनर खेलेंगे ना, 1 स्पिनर प्रॉपर होगा, सलमान अली आगा आपके स्पिनर और बैटर खेलेंगे। सलमान अली आगा बाहर ही नहीं होता टीम से, वो मत सोचिएगा उसको बाहर करेंगे। देखिए, 2 स्पिनर, साइम अयूब, सलमान अली आगा और नुमान, 3 स्पिनर आपके पास है। 2 पार्ट टाइम है,
एक आपका रेगुलर स्पिनर लेकिन जो मतलब ऑब्वियसली जिसने ओवर्स खेलने हैं उसमें तो नुमान तो मस्ट है, Obviously. शाहीन और नसीम शाह, ये 3 लोग तो मस्ट खेलेंगे। मतलब नुमान के बगैर तो ये जा ही नहीं सकते हैं, आमिर जाना जमाल, चाहिए भी नहीं है। शाहीन, अब उसके बाद नसीम, बचते हैं नुमान, मीर हमजा और मीर आमिर हमजा, जमाल। आमिर जमाल। अब ये डिसाइड करना है कि बैटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर जाते हैं या बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर जाते हैं। अगर बैटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर जाएंगे तो फिर आमिर जमाल को खिलाएंगे, अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर जाएंगे तो फिर ये मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा कि मीर हमजा, आमिर जमाल, नसीम और शाहीन, ये 4 लोग आ गए। एक आपका स्पिनर आ गया नुमान, 5 हो गए। रिजवान विकेट कीपर आ गया। अब ऊपर वाले 5 बैट्समैन गिने, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर और 5वें कौन थे बैट्समैन? साउथ शकील। साउथ शकील। मुझे ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की अप्रोच ये होगी कि वो बैटिंग को ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि इंग्लैंड ने उनके खिलाफ जितने रन्स कर देने हैं बाद में इनके लिए एक और संभालना चीज मुश्किल बताएं, होता है। टॉस जीत कर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि टॉस इंग्लैंड जीतेगा, चलो इंग्लैंड भी और टॉस जीता इंग्लैंड तो क्या टॉस करेगा? जीतकर डेफिनेटली पहले बॉलिंग करेगा। एग्जैक्टली जो भी टीम टॉस जीतेगी ना वो वहाँ पर बॉलिंग का ही फैसला करेगी, क्योंकि लेकिन एक बात बताऊँ, हाफ डे या पहले सेशन के बाद पिच बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर तो पिच के ऊपर घास नहीं हुआ ना तो पिच ने बिल्कुल सीधा हो जाना है। जो चौथी इनिंग जिसने खेलनी है ना वो टीम स्ट्रगल करेगी। ये सोच लीजिएगा कि चौथी इनिंग किसने खेलनी है। ये भी प्लान है, आपको बता दूं कि जब आपने घास नहीं रखनी ना तो फिर ब्रेक बहुत होना, स्पिनर का बहुत फायदा होना। तो अगर इंग्लैंड ने 2 स्पिनर रखे हैं ना अपनी 11 साइड में, तो आई थिंक सो कि पिच जो है वो उसके ऊपर घास बहुत कम होगा। और मुल्तान का जो वेदर है वो बहुत ड्राई होता है। हाँ, बारिश की एक तो दिन सूरत हाल वहाँ पे के हाफ डे की धूप के बाद भी ना पिच ने फट जाना। चौथे दिन, मुझे लगता है तीसरे दिन स्पिनर इस मैच के ऊपर गालिब आ जाएंगे। ये तो पूरे का यही है पूरा ना मैच कि स्पिनर का मतलब बन पहला जाएगा। बॉलिंग ही करेगा, जो भी टीम टॉस विन करती है और पहले बॉलिंग देखिए जो करेगी, पहला तो उसको एडवांटेज आपने उठाना है ना मॉइस्चर का, वो पहले सेशन का उठाना है। अच्छा, वैसे 25 ओवर पाकिस्तान का। भी अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान भी पहले बॉलिंग ही करेगा। अच्छा, मैं अगर कैप्टन हूं ना तो मैं पहले बैटिंग करूंगा। कोई भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएगा ना तो पहले बैटिंग करेगा। पॉसिबल कैसे हो सकता है इमरान? मतलब देखें, मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल चौथी इनिंग खेलनी भी बड़ी मुश्किल होती है मेरे बाप। देखिए, 150 आप ये 200 देखिए अगर आपको हमारे चेस पास करना प्लेइंग है। 11 में कौन से ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे बैट्समैन हैं जो बैटिंग लंबी कर सकते हैं। आप देखें और स्कोर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखना है सामने इंग्लैंड है, सामने कोई और टीम नहीं है। पहला सेशन सरवाइव करना जस्ट आपने। आपके अब्दुल्ला शफीक ने मैक्सिमम अगर वो चल गए तो वो 40 से ज्यादा रन नहीं बना सकेंगे। देखिए, अब मैं मुल्तान की पिच को जानता हूँ, मैंने वहाँ पर कोचिंग कोर्स किया हुआ है 2007 में। मुल्तान की जो पिच है वो आप उसको पिंडी से कंपैरिजन ना करेगा। वो पिंडी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक तो वहाँ चैंपियंस कप में भी नहीं चले, 50 ओवर्स के मैच में नहीं चले। कहाँ? मुल्तान में नहीं, फैसलाबाद में। फैसलाबाद का कंपैरिजन आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं करना। नहीं, अगर आप मैं समझ रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि ऐसी कंडीशन जहां पर तुक्के से भी सेंचुरी हो रही है, नहीं तो वहां पर भी अगर अब्दुल्ला शफीक 50 ओवर्स में नहीं चल पा रहे हैं, मतलब मैं तो उनकी फॉर्म की बात कर रही हूँ ना। आप देखें कि वो खेल किस तरह से रहे हैं, उनकी टेक्निक क्या है। जब वो थोड़ा आगे आकर शॉट मारेंगे तो उसके बाद तो वो डेफिनेटली आउट ही होंगे। उनको इतनी जल्दी पता नहीं किस बात की है, जल्दबाजी में वो पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी यही अप्रोच के साथ वो गए हैं और वो यहाँ पर भी इसी अप्रोच के साथ गए हैं। अब्दुल्ला शफीक का जो अपना नेचुरल स्टाइल, वो इनसाइड आउट आते हैं, वो थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर आप जैसे बता रही हैं कि इनसाइड आउट निकल के खेलते हैं। हाँ। वो जगह बनाते हैं, बॉल के नीचे से आगे बॉल को उठाते हैं। उनकी शॉट एक्स्ट्रा कवर, ये 2 शॉट्स वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। और जो फैसलाबाद की पिच थी ना माजिद के साथ, वो इस तरह के शॉट्स के लिए हाँ, नहीं वो थी। तो मैं अब्दुल्ला समझती शफीक को शायद पिच रीड करने में, जो आपने शुरू में कह दिया था कि प्रॉब्लम है, हमारे सारे लड़कों को नहीं समझ में आता कि पिच क्या है। वो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, वो एज पर कंडीशन नहीं खेलते हैं। जिसने एज पर कंडीशन खेला है ना फैसलाबाद में, वो कामयाब हुआ। या फिर जो चलाई जाता है, स्लॉगर होता है। मतलब आप रिजवान को बहुत अच्छा बैट्समैन दुनिया कंसिडर करती है, लेकिन रिजवान के अंदर जो नहीं करती है, मतलब मैं सिर्फ जो पाकिस्तान में चंद लोग कंसीडर करते हैं। वो क्यों कि रिजवान आते ही चलाना शुरू कर देते हैं, इधर मार उधर मार, इधर मार उधर मार। तो क्या होता है, दुनिया के क्रिकेट के ऊपर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो टेल एंडर्स होते हैं वो स्कोर क्यों करते हैं, वो इधर उधर मारते हैं। रिजवान का भी यही प्रॉब्लम है, वो टेल एंडर्स होते हैं, तो वो क्रॉस शॉट खेलते हैं। रिजवान को शायद बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, अगर आप जो टेक्निकल साउंडली कोच है ना, वो रिजवान को एज ए बैटर कंसीडर नहीं करेंगे। उसे आई थिंक एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन यही करता है कि आते चलाना शुरू कर देता है। रिजवान को कभी आपने देखा है
कि वो क्रीज के अंदर ज़्यादा रह के खेले, वो ऑन साइड पे खेलते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है ऑन साइड पे खेलना। और जो सियाने लोग होते हैं ना, सियाने बॉलर होते हैं, वो रिजवान को नहीं खेलने देते। फिर रिजवान चलाते हैं, अगर 2-3 कनेक्ट हो जाते हैं तो रिजवान का 50 जल्दी हो जाता है। और 50 जितनी मर्जी आप बातें कर लें, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर रही हूँ, हमारे पास शायद बॉलिंग फिर भी हमारी कुछ कर जाए कुछ रन्स खाने के बाद, लेकिन बैटिंग हमारी बहुत वीक है इस वक्त। देखिए ये जो एंड जो तो हमारे मैं क्यों कह जो रहा हूं? टेल एंडर्स है ना, इन्होंने फिर भी कुछ कर लेना है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमारा ओपनिंग पेयर से लेकर हमारा मिडिल ऑर्डर वीक है। मेरे अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, इंग्लैंड टॉस जीतेगा तो इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगा। कोई बंदा टॉस जीतेगा के बाद सेकंड बैटिंग नहीं करेगा। चौथी इनिंग खेलना कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुल्तान की पिच है, कोई भी स्पिनर्स के ऊपर जाकर जो है वो 200-250 रन स्पिनर ने नहीं करने देने। चौथी इनिंग के ऊपर स्पिनर्स ने पकड़ लेना, चाहे वो पाकिस्तान के स्पिनर्स हो। आप सलमान अली आगा को लगा दीजिएगा, इवन साइम अयूब को लगा दीजिएगा, वो विकेट निकाल जाएगा। चौथी इनिंग मुल्तान के अंदर जो खेलने जाएगा वो खुदकुशी करेगा। चलें, अब क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, तो मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं करूंगी, इसको हम लॉक करते हैं यहीं पर परसों के लिए, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान एक छोटा सा इशू रह गया था। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वनडे जो कप हो रहा है उसके अंदर जो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से डिपार्टमेंट्स के अंदर से मेरिट के ऊपर प्लेयरों को निकाल के और फिर बिना किसी नोटिस के टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जा रहा है, ये 1-2 डिपार्टमेंट है, HEC हो गया, फिर उसके बाद हम स्टेट बैंक की बात कर लें। ये 2 ऐसे डिपार्टमेंट जिनसे शिकायत आई हैं कि मेरिट के ख़िलाफ़ इन्होंने प्लेयर्स को निकाला है और अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स को रखा है। आई थिंक सो, मेरे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा इन है डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने प्लेयर्स को फिट करने के लिए और प्लेयरों को निकालने के लिए। इवन HEC के अंदर उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए सिलेक्शन के अंदर, बल्कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो डिपार्टमेंट है ना, सॉरी जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं या कोई नीचे काम कर रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए टीमों के अंदर प्लेयर्स को निकालने और रखने में। ये टोटल जो है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट हो रही है, तो डिपार्टमेंट्स का सवाबदीद होना चाहिए कि वो किसको रख रहा है, किसको निकाल रहा है। अगर डिपार्टमेंट के कोचेज या सेलेक्टर ऐसा कर रहे हैं तो आई थिंक सो कि वो भी प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ से क्रिकेटर्स को ऊपर आना होता है। अगर आप यहीं से क्रश कर देंगे प्लेयर्स को तो फिर पाकिस्तान टीम का जो हाल है ना, तो यही होगा। आप फिर अच्छे की उम्मीद मत रखें। अफसोसनाक चीज़ है। और मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग जो बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनके पीछे कोई सिफारिश नहीं है लेकिन उनके पास एक ही पावर है और वो उनकी एबिलिटी है, तो काइंडली उस एबिलिटी को सपोर्ट करें और अपने उन प्लेयर्स को जगह दें, अहमियत दें जो आगे आपके मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, जो आपके कंट्री के लिए खेल सकते हैं। ना कि ये सिफारिशी कल्चर और ये पसंद नापसंद और किसी को अनप्रोफेशनली विदाउट गिविंग नोटिस आप उनको बाहर कर दें, तो ये चीज़ें आपके लिए कल को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। खैर इमरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी had definitely we had a great conversation about Pakistan and England match, क्योंकि इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी टेस्ट सीरीज जारी होने जा रही है, इंटरेस्ट से भरपूर। तो इसके ऊपर मजीद आपसे बात करेंगे। आई विल जॉइन यू एट 4 PM। तब तक के लिए मुझे और इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।